तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ है। सबसे पहले उनका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर नरेश चावला है, जो कि नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA हेडक्वार्टर, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल से है। आपका स्वागत है नरेश जी TV100 पर। नरेश जी, आखिर जो खतरा ये बढ़ रहा है, इसके पीछे की वजह एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या मान रहे हैं? देखिए, खतरा कभी पूरी तरह टला ही नहीं था। पहले जब खतरा स्टार्ट हुआ था लास्ट मार्च में, तो 3 महीने हमारा लॉकडाउन चला। धीरे धीरे लॉकडाउन खोला गया, अनलॉक 1, 2, 3, 4 हुआ, तो केस बढ़े थे और लोग काफी सावधान हो गए थे। और उसके बाद हमने देखा है पिछले 3 महीने से जो कोविड-19 बीमारी लोएस्ट पे थी, उसके बाद 2 ही बड़े कारण हो सकते हैं। नंबर 1 कि स्ट्रेन बदल जाए, जो कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि पुराने कोरोना स्ट्रेन के अलावा 3 स्ट्रेन, एक इंग्लैंड में जो नया पैदा हुआ, जो नया इजाद हुआ, एक ब्राजील में और एक साउथ अफ्रीका में। ये 3 नए स्ट्रेन हैं और तीनों के स्ट्रेन हमारे देश में डायग्नोज हो चुके हैं। और दूसरी जो हमने वजह देखी है कि लोगों ने जो कोरोना प्रोटोकॉल था वो टोटली तोड़ना शुरू कर दिया है। ऑल ओवर इंडिया हमने देखा है, चाहे वो सभाएं हो रही हैं, चाहे लोग दुकानों पे जाते हैं, चाहे ऑफिसेज में, चाहे किसी भी जगह पे, हमने देखा है कि मास्क का इस्तेमाल तो फिर भी अभी भी चल रहा है, वो भी 100% नहीं है जो कि होना चाहिए। लेकिन लोगों ने जो भीड़ भाड़ में जाना शुरू कर दिया है, वायरस अभी सबको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना पसंद करूंगा, अभी कोरोना वायरस मरा नहीं है। और जो वैक्सीन हमने अभी 16 जनवरी से लगाना शुरू किया है, अभी उसका पूरा इफेक्ट आया भी नहीं है। अभी तो आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट नॉट इवन 1 to 1.5% इंडिया की पॉपुलेशन को हम लगा पाए। तो हमारे विचार में जो लोगों ने एक टोटल बेपरवाही और लापरवाही का एटीट्यूड अपना लिया था, वो सरासर गलत है। तो इससे पहले कि एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन सख्तियों पे आ जाए और एक बार दोबारा हम एक इतनी बड़ी वेव आ जाए कि दोबारा वही लॉकडाउन वाली हालात पैदा हो जाएं, तो मैं चाहूंगा कि लोग बाग थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं और कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करें। तो मुझे आज भी लगता है, अभी भी लगता है कि जो सेकंड वेव है, जो कि लग रहा है ऑलमोस्ट 5 प्रदेश हिंदुस्तान के, जिसमें कि महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और इनमें जो एकदम फैल रहा है, और दिल्ली में जो आज से तकरीबन 3, 4, 5 हफ्ते पहले ऑलमोस्ट 100 केसेस पर डे हुए थे, अब हम 425 या 450 तक जा रहे हैं। तो ये बढ़ रहा है, तो हमें एकदम इसकी रोकथाम करनी पड़ेगी। इसके लिए प्रशासन को भी कदम उठाने चाहिए और आम जनता को ये सीख लेनी चाहिए कि ऐसे हालात पैदा ना हो तो हम बच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर नरेश चावला जी, बड़ा सवाल इस बात का है, आपने फिर वही जिक्र किया, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। ये प्रक्रिया 4 महीने भी हमने देखा लॉकडाउन के दौरान, उसके बावजूद भी कोरोना बढ़ा। अब क्या, किस चीज पर हम अब निर्भर रहे कि अब कैसे मान ले कि हम फिर से मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस बनाएंगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा? लगता है कि अब कोरोना खत्म होगा, क्योंकि एक बार देखिए वेव चली, फिर उसके बाद धीमा पड़ा रफ्तार, फिर देखिए फिर वेव चलती हुई दिखाई दे रही है, तमाम एहतियात के बाद। देखिए, जो वायरस का बिहेवियर है, वायरस जो है, जो वो किसी का गुलाम नहीं है। वायरस एक इंडिपेंडेंट वायरस है और इसको हम स्मार्ट वायरस कहते हैं। ये अपने आप को बहुत तेजी से बदल देता है। देखो, आप देखिएगा, जब पिछली बार ऐसा बड़ा पेंडेमिक आया था, तो 1910 में स्पेनिश फ्लू था, उसको ठीक होने में ऑलमोस्ट 2-2.5 साल लग गए थे। हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि अब कितना टाइम लगेगा, ज्यादा लगेगा या कम लगेगा या नहीं लगेगा। वो आपको जानना चाहिए, जब पिछली बार स्पेनिश फ्लू हुआ था तो ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोग मर गए थे, जबकि आबादी पूरी दुनिया की उस टाइम 100 करोड़ से कम थी। तो अब सोच के देखिए कि इस बार अभी तक हमारे हालात इतने बुरे नहीं चल रहे हैं। अगर अभी भी देखा जाए तो हमारे केस पूरे दुनिया में तक 3 करोड़ ही हुए हैं और टोटल डेथ्स भी ऑलमोस्ट 25 लाख हैं, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं कही जाएंगी। ये तो है हमारे कंट्रोल में, यानी कि पहले से हमारी तैयारी अच्छी है, हमारी डॉक्टरी अच्छी हो रही है, हमारे हॉस्पिटल वार्ड्स अच्छे हैं, हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक सब कुछ ठीक का चल रहा है। लेकिन जो चीज हमारे हाथ में नहीं है वो है वायरस का बिहेवियर। तो वायरस का बिहेवियर
डॉक्टर के या चिकित्सक के हाथ में नहीं है। वायरस अगर जल्दी म्यूटेट कर जाता है तो हमें वायरस से लड़ना है बचाव के लिए। हम वायरस से ये नहीं कह सकते कि मिस्टर वायरस आप ना आओ। तो कहने का मतलब कि हम ऐसे हालात पैदा करें ताकि वायरस को म्यूटेट करने के या फैलने के ज्यादा मौके ना मिले। जो हम आजकल कर रहे हैं, जो हमारे इंडिया में आजकल बिहेवियर चल रहा है, वो हम ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि वायरस को फैलने का और म्यूटेट करने का मौका ज्यादा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लॉकडाउन लगाया था तो वायरस को फैलने को म्यूटेट करने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद वायरस काफी फैला, फिर एकदम गिरावट आ गई। तो अब आजकल लग रहा है कि जो नए वायरसेस हैं, जो कि नए वायरस तो नहीं, कोरोना का ये नया वायरस है, न्यू स्ट्रेन है कोरोना का, कि क्या सेम है कोरोना? इसको वायरस का न्यू म्यूटेंट कहा जाएगा, जो कि पहले ही बताया गया कि 3 नए म्यूटेंट्स, एक जो कि इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ है, एक ब्राजील से और एक साउथ अफ्रीका से। और पिछला भी शायद जो वायरस था वो समाप्त नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब हमें एज ए जनता, एज लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, हमको ऐसे हालात पैदा करने चाहिए जिससे कि वायरस को फैलने का मौका ना मिले। वो तभी हो सकता है जब कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल, जिसमें कि मास्क पहनना, हैंड वॉश करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, भीड़ भाड़ पैदा ना करना, अगर हम ऐसे हालात पैदा करते हैं तो वायरस अपनी मौत खुद मर जाता है, उसको फैलने का मौका नहीं मिलता है। और वाकई देखिए, अब देखिए आपने वही 3 चीज गिनाई है कि सोशल डिस्टेंस, हाथ को सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, ये तीनों चीज का अगर पालन कर लेता है मनुष्य, हर मनुष्य की बात कर ले, तो क्या हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे या फिर कुछ और भी करना पड़ेगा? हमें जो टीकाकरण है वो भी कराना पड़ेगा, हमें जो टेस्टिंग है वो भी कराना पड़ेगा, इस प्रक्रिया को भी हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा अपनी लाइफ में? डार्विन की थ्योरी है, डार्विन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर देखा जाए तो इंसान की और वायरस यानी कि कीटाणु की एक लड़ाई चल रही है। उसमें अगर हम ये बचाव के तरीके अपनाते हैं, एक तरफ कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करके जिसमें कोरोना को फैलने का मौका ना मिले, और दूसरी तरफ इम्यूनाइजेशन यानी कि कोरोना वैक्सीनेशन करवा के वो जितनी ज्यादा हो जाएगी उतनी ही हमारे देश के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आएगी। लेकिन उसको आने में भी आप सोच के देखिए, हमारे देश की आबादी 135 करोड़ है। तो कहा जाता है कि कम से कम 70% लोगों में अगर उनको 70% लोगों में इम्यूनिटी आ जाती है तो उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। फिर हमें डरना नहीं पड़ेगा। तो हमारे विचार में उस लक्ष्य से हम अभी काफी दूर हैं, लेकिन अगर ये दोनों लक्ष्य एक साथ चलाए जाएंगे, एक कोरोना से बचाव, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करके, और दूसरा वैक्सीनेशन, तो हम समझते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में हम काफी हद तक कोरोना से बच सकते हैं। वो ऐसा सोचने की कतई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर नरेश चावला जी, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी। आपने कहा कि हम बच सकते हैं, लेकिन एक वेव आता है, एक पीक पॉइंट आता है, जो लास्ट बार जून जुलाई था। अब देखिए कुछ ही महीने के बाद अप्रैल, मई, फिर जून जुलाई आएगा। वो पीक महीना भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ कोरोना, तो वो महीना भी फिर एक बार हम झेल सकते हैं। देखिए, जैसे कि पहले कहा, अभी वैक्सीनेशन बहुत कम हो पाई है, और प्लस जो लोग, जो दूसरा आसान उपाय है जो कि अपनी हाइजीन और कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने वाला, वो मैं जहां तक देख रहा हूं, दिल्ली के बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, टियर 2 टाउन्स में, कस्बों में कोई बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो उस पे जब तक हम अपनी तैयारी अच्छी नहीं करेंगे, जब तक हम अपने बचाव के तरीके नहीं अपनाएंगे, तो हम किसी अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो हमारे मेरे विचार में आने वाले कुछ हफ्ते और महीने कोरोना के हिसाब से बहुत ही क्रूशियल हैं। तो देश के हर जन को जिम्मेवारी के रूप में, अगर वो अपनी जिम्मेवारी खुद लेते हुए बचाव करेगा, प्लस वैक्सीनेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट किए हुए अभी 1 महीना ही हुआ है, तो अभी दूसरा महीना चल रहा है। तो धीरे धीरे जैसे कोरोना को कैसे समझा जाए? देखिए, सर्दी के मौसम में कोरोना के जो मामले कम हो गए थे, अब जैसे जैसे सर्दी खत्म हुई है, कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ गए। कहीं हमें ऐसा तो नहीं कि कोरोना को समझने में गलती हो गई हो? ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है। हाँ। जैसा कि कोरोना दूसरे देशों में देखा गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो गर्मी के महीनों में फैलता है और सर्दियों में नहीं फैलता है। इवन अक्टूबर नवंबर में जिस टाइम अच्छी खासी सर्दी थी, उस टाइम भी कोरोना अच्छा खासा फैल रहा था। तो अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हो पाया है कि कोरोना सिर्फ सर्दी या गर्मी में फैलता है। लेकिन ये स्पष्ट है
कि कोरोना का जो ये जीवाणु है, वायरस है, ये काफी म्यूटेट बहुत बुरी तरह कर सकता है। ये तो एनिमल यानी कि जानवर और इंसान के बीच में जो इंटरफेस है, उस लड़ाई में कहीं इंसान हार सकता है अगर हम अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएंगे और हम अपना बचाव नहीं करें। ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ उपाय है आपके पास डॉक्टर साहब? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो जो हम आजकल जो वैक्सीनेशन चल रहा है, जो कि दोनों वैक्सीन, जो कोविशील्ड भी और कोवैक्सिन भी, और जो अच्छे से लगाए जा रहे हैं, और 2-3 और अच्छी वैक्सीन, स्पुतनिक वगैरह वैक्सीन आने वाली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जैसा कि 30 करोड़ का टारगेट रखा गया है पहले 6 महीनों में, तो अगले 4-4.5 महीने में हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। और दूसरा जो इम्यूनिटी बढ़ाने का होता है वो होता है अपने डाइट का प्रॉपर रखना, जिसमें कि प्रोटीन डाइट और एक मिनरल वाला और अच्छा खाना खाया जाए। तो हम इस प्लस अपने नियमित व्यायाम का ख्याल रखा जाए, तो उससे भी हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। मैं किसी विशेष खाने को नहीं कहूंगा कि आप ये खाए ना खाएं, लेकिन एक नियमित, एक बैलेंस डाइट जिसमें हरी सब्जियां, दालें, फल, दूध, ये सब चीजें मिलें, तो हम काफी हद तक बच सकते हैं। इन सब के बीच अब बात इस बात की है कि एक तरफ हम एहतियात बरतते हुए आ रहे हैं, दूसरी तरफ अब तो हमारे पास सीधी कार्ड है कोरोना की, वैक्सीनेशन। क्या सरकार को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आम कर देनी चाहिए? जैसे हम कह रहे थे कि टेस्टिंग का दायरा इतना बढ़ा देना चाहिए ताकि हम ढूंढ निकालें जिसको कोरोना का संक्रमण है। हम टेस्टिंग का दायरा, वैक्सीनेशन का दायरा इतना बढ़ा दें कि जिसमें भी कोरोना है वो खत्म हो जाए। क्या ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए? देखिए, जो वैक्सीन की प्रोडक्शन है, जो हमारे देश में अच्छी खासी चल रही है, लेकिन क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो हमें प्रायोरिटी वाइज करना पड़ता है। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, जो कि दिन रात मरीजों के बीच में घिरे रहते हैं, चाहे क्लिनिक्स में चाहे हॉस्पिटल्स में, उनको बचाया गया। दूसरे नंबर पे फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो कि मोस्टली पुलिस पर्सनल हो सकते हैं, म्युनिसिपैलिटी के वर्कर्स हो सकते हैं, और फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनका की आम मरीजों से कॉन्टैक्ट हो सकता है, उनको बचाया गया। तीसरी कैटेगरी थी जो कि 60 प्लस के जो कैटेगरी लोग हैं, जिनके भी संक्रमण ज्यादा हो सकता है, उनको बचाया जा रहा है। फोर्थ कैटेगरी जो भी आजकल स्टार्ट हो गई है, दैट इज 45 इयर्स प्लस की जनता वाले उम्र वाले लोग, और जिनको कोई भी कोमोबिलिटीज हो। कोमोबिलिटीज का मतलब उनको कोई किसी किस्म का लिवर फेलियर, कैंसर, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, कोई कैंसर्स हैं, जो गवर्नमेंट ने एक 20 बीमारियों की सूची दे रखी है, जिसमें कि उनको दिया जा रहा है। इसके बाद नंबर आएगा जो लोग, अब जो सोचा कहा जा रहा है, फेस वाइज होगा, क्या इससे कोरोना का खतरा नहीं बढ़ेगा? देखो सारे 100 करोड़ लोगों को एक साथ तो नहीं लगाया जा सकता, तो चूंकि वैक्सीन का तादाद बढ़नी चाहिए, तो हमें समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट जो ये 60 इयर्स है, अब इसको 60 को घटा के 50 इयर्स किया जा रहा है। इसके बाद नंबर आएगा जो आम जो यूथ हैं, और सबसे बाद में नंबर आएगा जो 18 साल से कम के लोग हैं, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जिनको कि अभी जिनकी सेफ्टी अभी देखी जा रही है। तो चूंकि अगर हम प्रायोरिटी वाइज नहीं करेंगे, तो भगदड़ मच जाएगी कि जो लोग जिनको नहीं चाहिए वो जल्दी लगवा रहे होंगे, और जिनको ज्यादा जरूरी है उनको नहीं लग पा रहा होगा। तो इसको हमेशा कैडर वाइज या जरूरत वाइज या प्रायोरिटी वाइज लगाने में ही देश के सब लोगों का भला है। चलिए ठीक है, ये तो वैक्सीनेशन की बात हो गई, लेकिन आपने कहा फेस वाइज लगाना, जैसे है कैटेगरी वाइज वैक्सीनेशन करना है, लेकिन तब तक, जब तक नौजवान तक ये वैक्सीनेशन पहुंचती है, तब तक कैसा एहतियात बरतना चाहिए? वैसे ही जैसे आपने बताया, 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन, खान पान का ध्यान। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो यूथ है हमारा, फ्रॉम 18 to 25-30, उनको खतरा ये नहीं कहा जाएगा बिल्कुल नहीं है, खतरा थोड़ा कम है। तो मेरे हिसाब से वो अपने अगर कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और अपनी सब सुविधाएं, सब सावधानियां बरतेंगे, तो उनको थोड़ा सा लेट लगाया जा सकता है। जो दूसरे लोग कैटेगरीज हैं, उनको प्रायोरिटी वाइज पहले लगना ही चाहिए, ताकि उनका नुकसान ना हो। लेकिन अभी फिलहाल देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर बैक हो रही है। तो हम बात कर लेते हैं कि क्योंकि अभी हमारा भारत लॉकडाउन के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है, आखिर महाराष्ट्र में कई ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, रात का कर्फ्यू भी लगा दिया गया। क्या मानते हैं डॉक्टर साहब कि महाराष्ट्र में आखिर कोरोना संक्रमितों की संख्या क्यों अब तक कंट्रोल में नहीं हो पाई?
देखिए उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो महाराष्ट्र में मुंबई है। मुंबई इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी और जिसका कि हम समझते हैं कि जो एयर ट्रेवल है फ्रॉम इंटरनेशनल हो या नेशनल हो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। और दूसरा कारण हम ये तो नहीं दोष देंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है या नहीं है, लेकिन परहैप्स ये जरूर लगता है कि उनका कोई ट्रेवल ज्यादा हुआ है और केस की ट्रैकिंग या ऐसा शायद नहीं हो पाया है। तो मेरे विचार में जैसे कि नागपुर में लॉकडाउन लग चुका है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे जहां भी केसेस ज्यादा हो रहे हैं उनको फटाफट ट्रेस किया जाए, उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, उनको उनके आसपास के लोगों का टेस्टिंग की जाए, टेस्टिंग का दायरा और बढ़ाया जाए। तो ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक कुछ जाने माने तरीके हैं जिससे कि हम फैलते हुए कोरोना से उनको रोक सकते हैं। लेकिन बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में सोशल डिस्टेंस हो पाना नामुमकिन है। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन के समय ये था कि प्रशासन भी इस चीज को कंट्रोल कर पाता था, सोशल डिस्टेंस नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब आप भी खुद समझ सकते हैं, एक कमरे में बहुत ज्यादा भीड़ हम ले आते हैं और फिर सोशल डिस्टेंस की ये मैसेज देते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, तो ये संभव नहीं है। सोशल डिस्टेंस के अलावा क्या और भी एहतियात बरतने वाली चीज है भीड़ भाड़ के? देखिए जहां तक बात है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या अच्छी खासी ज्यादा है। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द कंट्री इन द वर्ल्ड। बट उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि अगर लोग बात थोड़े से केयरफुल रहें तो अनडिजायरेबल यानी कि ना चाहिए भीड़ भाड़ रोकी जा सकती है। तो सोशल डिस्टेंस के अलावा कोई और विकल्प है? इस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब माफी चाहते हैं, यहाँ पर रोकूंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नरेश चावला जी, बात हो रही थी अगर सोशल डिस्टेंस नहीं बना पाए तो हमें क्या विकल्प अपनाना चाहिए? देखिए हम अच्छी तरह समझते हैं कीटाणु कोई हवा में पैदा नहीं होता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान को जा सकता है। तो आपका पूछना कि कोई और विकल्प हो सकता है, तो ये विकल्प ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक इंसान से दूसरे वो हवा में ना फैलाए और दूसरे को ना फैले। तो सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरे से दूर रहना या अपने घर पे बने रहना, ये दो ही ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही फूल प्रूफ है। नहीं देखिए, अगर भीड़ भाड़ के इलाके से हम घर में जाते हैं तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? हमारा स्टेप क्या होगा पहला? अगर आप भीड़ भाड़ के इलाके से आप गए हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को बाहर अपनी अच्छी तरह अपने कपड़े उतारिएगा, अपने आप को साफ से करिएगा कि ताकि जो कीटाणु आपके घर के अंदर ना घुसे। तो आपके जूतों से लेके आपके कपड़े आप वही डिस्कार्ड कीजिएगा, तब घर जाके आप स्नान कीजिएगा, तब आप एंटर कीजिएगा और साथ में अच्छा साबुन और पानी से स्नान करके अपने हाथों को साफ करकेगा। ऐसे जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप कीटाणु अंदर लेके नहीं जा रहे हैं। हालांकि ये बात दूसरी है कि अगर उस आदमी को बाहर से जो आया है उसको कोरोना हो चुका है तो वो फिर भी फैला सकता है, लेकिन अगर वो इतनी सावधानी बरतेगा तो मेरे हिसाब से काफी हद तक जो घर के बड़े बूढ़े हैं वो काफी हद तक बच सकते हैं, क्योंकि बड़े बूढ़ों का बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो 60-70 प्लस वाले लोग हैं और जो भी किसी खतरनाक या किसी कोमोर्बिडिटी के शिकार हैं, उन पे खतरा हमेशा बहुत ज्यादा मंडराता है। तो उसके लिए बचने का एक ही तरीका है कि जो भी इंसान ज्यादा घूमता है, जब भी वो घर आए तो अपना अच्छे से स्नान करे और जो बड़े बूढ़ों से या तो बहुत ही कम मिले और 2 या 2 मीटर की डिस्टेंस पे मिले, तो ये एक बहुत ही फूल प्रूफ अच्छा मेथड हो सकता है। लेकिन अगर बात देखिए, अगर किसी को कोरोना हो गया, भीड़ भाड़ के इलाके से आता है तो घर में पहुंचकर ये एहतियात बरते, क्या उसके जिसम कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा उसी वक्त या फिर रहेगा? क्योंकि पता नहीं चलता ये स्ट्रेन। अगर उसकी चूंकि जो कोरोना जो डिसीज है ये बेसिकली नाक से और मुंह से सांस ली जाती है, तो ये कीटाणु वहीं से बाहर निकलता है। तो हम कहेंगे खाली नहाने से वो पूरी, अगर उसको कोरोना हो चुका है तो वो नहीं बच सकता, वे घर के लोगों को नहाने के बावजूद भी फैला सकता है। तो उसके लिए उस आदमी का दूसरे लोगों से, चाहे वो घर के बड़े बूढ़ों से अगर मिलता है तो 2 गज की दूरी से मिले या ना मिले, या हमेशा मास्क पहन के मिले अपने घर में भी, तभी पक्का बचाव होता है।
लेकिन डॉक्टर साहब अब बात सिम्टम्स की कर लेते हैं। हमें तो पता है कि क्या सिम्टम्स होते हैं कोरोना के, लेकिन कई बार ऐसा केस आया है कि कभी पेट दर्द हुआ तो टेस्ट कराया तो कोरोना हुआ, सिर दर्द हुआ तो टेस्ट कराया तो कोरोना हुआ। सिम्टम्स क्या मिला जुला अब कोरोना का आने वाला है? पहले भी ऐसे केस बहुत आए हैं। लार्जली जो अभी तक ज्यादातर केस चल रहे थे, ऑलमोस्ट 90 to 98% हम कहेंगे उसमें तेज बुखार, सिर दर्द का होना, यूआरआई यानी कि जुकाम वाले सिम्टम, गले के सिम्टम, सांस वाली खांसी के सिम्टम्स, ये प्रीडोमिनेंट थे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें कि पेशेंट को पेट के सिम्टम्स थे, यानी कि पेट के सिम्टम बोला कि उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई, उसको पेट दर्द शुरू हो गया, उसको लूज मोशन शुरू हो गए। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं जिनमें कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आए थे। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कि पेशेंट को थोड़ी याददाश्त कमजोर हो गई, पेशेंट में डिजीनेस शुरू हो गई। तो डॉक्टर को ऐसे मरीजों को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर को एक बहुत ही हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन, यानी कि हर किस्म के सिम्टम्स का ज्ञान होना, वो पेशेंट का बहुत ही अच्छे से हिस्ट्री लेना और बहुत ही पेशेंट का अच्छे से एग्जामिनेशन करना अत्यंत जरूरी है। लेकिन ये सच है कि लार्जली ऑलमोस्ट 98 to 90% पेशेंट्स में जो सिम्टम हैं वो यूजुअली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा आए हैं, जिसमें कि जुकाम, खांसी, गला और सांस वाली खांसी ही मेजर सिम्टम्स रहे हैं। चलिए, ये सिम्टम्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं टेस्टिंग किट की। कौन सी सबसे ज्यादा सही है टेस्टिंग किट, आरटीपीसीआर या फिर रैपिड टेस्ट? बिल्कुल ठीक पूछा आपने। हम कहेंगे कि रैपिड टेस्ट को इतना एग्जैक्ट टेस्ट नहीं माना जाता, उसकी फॉल्स नेगेटिव्स बहुत ही ज्यादा हैं, ऑलमोस्ट 30-40% पॉजिटिविटी मानी जाती है। तो हमारे हिसाब से आरटीपीसीआर टेस्ट को और बढ़ावा देना चाहिए। अभी भी जो हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 60-70% आरटीपीसीआर ही हो रहा है, लेकिन इसको और बढ़ाना चाहिए। हमें रैपिड टेस्ट पे रिलायंस रैपिड टेस्ट एक बहुत ही सस्ता टेस्ट है और बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी रिपोर्ट भी दे देता है। लेकिन जो उसकी एक्यूरेसी ना होने की वजह से पेशेंट गलत डायग्नोज होते हैं। तो हमारे हिसाब से आरटीपीसीआर की संख्या प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य अथॉरिटी के द्वारा बढ़ाई जानी चाहिए। चलिए डॉक्टर नरेश जी, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया।